हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर पूंजी खाता। ये जो वीडियो हमारी चल रही थी, ये क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 है वो हम कर रहे थे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर क्लास 12th का जो है इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था भुगतान शेष के बारे में जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। यहाँ पर भुगतान शेष क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं, चालू खाता क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें, चालू खाते की मदें क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मदें होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, इसके फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट में हम करेंगे यहाँ पर जो है पूंजीगत खाता यानी पूंजी खाता देखेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा था पिछली बार, हमने देखा था यहाँ पर चालू खाता, अब यहाँ पर देखेंगे हम पूंजी खाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो है ऐसी ही वीडियो मिलती रहें, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं भुगतान संतुलन का पूंजी खाता, ठीक है। तो पूंजी खाता होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वित्तीय लेन देन में संबंधित होता है। क्या होता है? वित्तीय लेन देन। अब ये वित्तीय लेन देन क्या होता है? जो पैसे से रिलेटेड होता है ना, जो कि पैसे से संबंधित होता है, जो भी लेन देन होता है पैसों से संबंधित होगा तो वो वित्तीय लेन देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, भुगतान संतुलन का जो पूंजी खाता होता है, ठीक है, भुगतान संतुलन का पूंजी खाता जो होता है वो वित्तीय लेन देन में संबंधित होता है। उसके बाद क्या है, इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूंजीगत अंतरणों को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर, इसके अंदर जो है अल्पकालीन, जो कि अल्पकाल हैं, सो छोटे समय के लिए होते हैं, और जो दीर्घकालीन हैं मतलब ज़्यादा समय के लिए होते हैं, इन दोनों को ही हमें सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वर्ण के आदान प्रदान को भी इसमें शामिल किया जाता है। स्वर्ण मतलब सोने का जो आदान प्रदान होता है, सोना खरीदना, सोना बेचना, ये सभी इसके अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है इसका जो है अर्थव्यवस्था के उत्पादन आय, यानी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन आय तथा जो है रोजगार पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है एक देश की, उस अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी एक देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो है उत्पादन आय, जो कि वहाँ देश में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन आय और रोजगार पर कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये होता है पूंजी खाता। यानी पूंजी खाता सिंपल से शब्दों में अगर हम समझें तो पूंजी खाते का मतलब हो गया, पूंजी खाता एक ऐसा खाता होता है जिसके अंदर क्या होता है कि वित्तीय लेन देन होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं यानी जो धन से संबंधी होती है। पूंजी का मतलब देखिए, पूंजी खाता क्या हो गया कि ऐसा खाता जिसके अंदर धन से संबंधी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाएगा मतलब रखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा। तो ऐसा खाता क्या है, पूंजीगत खाता है। इसमें क्या होगा, वित्तीय संबंधित लेन देन रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये भुगतान संतुलन का एक खाता होता है जिसमें वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है, यानी वित्तीय लेन देन इसके अंदर होता है। यहाँ पर जितना भी वित्तीय लेन देन किया गया है, पैसों से रिलेटेड जो भी लेन देन किया गया है वो सब इस खाते में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, चाहे वो अल्पकाल के लिए हो या फिर दीर्घकाल के लिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर ये पैसे से रिलेटेड है या फिर वो कम समय के लिए हो या फिर लंबे समय के लिए, सभी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। बस वो पैसे से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब पैसे से उसका संबंध होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया कि पूंजी खाता क्या होता है। पूंजी खाता एक ऐसा खाता होता है भुगतान संतुलन का जिसमें कि पैसे से लेन देन वाली संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी जो है उन सभी का रिकॉर्ड जो है इस खाते के अंदर रखा जाता है, उसे हम पूंजी खाता कहते हैं, ठीक है।
और इसका यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि अर्थव्यवस्था में इसका कोई भी जो है अर्थव्यवस्था और उत्पादन जो आय होती है इसके अंदर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधा सीधा। अब देख लेते हैं हम पूंजीगत खाते की जो मदें क्या क्या होती है, पूंजीगत जो खाता होता है इसकी मदें क्या हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए निजी विदेशी ऋण का लेन देन, ठीक है, जो भी निजी विदेशी ऋण का लेन देन हो गया। निजी विदेशी ऋण का लेन देन मतलब कि यहाँ पर अगर लेन देन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लेन देन का मतलब हो गया, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कह रहे हैं निजी क्षेत्र द्वारा विदेशी ऋणों की प्राप्ति की लेनदारी, जमा या फिर कहें कि क्रेडिट साइड, ठीक है, निजी विदेशी ऋण का लेन देन। अब यहाँ पर देखिए निजी भी है, विदेशी भी है, ऋण भी है और लेन देन भी है। तो यहाँ पर मैं इस शब्द को पूरा क्लियरली आपको समझा दूंगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है। तो ये कहना चाह रहा है कि निजी क्षेत्र द्वारा विदेशी ऋण की प्राप्ति, जो निजी क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा जब विदेशी ऋणों की प्राप्ति होती है, क्या होती है, प्राप्ति होती है, ठीक है। तो लेनदानी जमा, लेनदानी जमा मतलब लेनदानी हम क्या कहते हैं, लेनदानी को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। यानी जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा, अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जब आपके पास पैसा आता है तो आप अकाउंट में उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब आप किसी को पैसा देते हैं या फिर अपने आपके जो है अकाउंट से पैसा जाता है तो आपको डेबिट साइड लिखना होता है, उसको डेबिट करना होता है। आप इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि जब आप देखा होगा, जब भी आप जो है यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर अक्सर देखा होगा जब भी जो है आप कहाँ जाते हैं, आप एटीएम में जाते हैं। जब भी आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम मशीन के अंदर यहाँ पर कार्ड डालते हैं, कार्ड डालने के बाद जब आप पैसे बाहर निकाल लेते हैं ना, तो कुछ समय बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर क्या आता है, मैसेज आता है, ठीक है। तो आपको मोबाइल फ़ोन पर क्या आता है, मैसेज आता है कि क्रेडिटेड, ठीक है, क्रेडिटेड। तो यहाँ पर इस तरह से क्रेडिटेड लिख के आ जाता है कि आपका अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया गया है, जितने आपने पैसे निकाले होंगे। तो यहाँ पर आपको मैसेज आता है, ठीक है। डेबिट लिख यहाँ यहाँ पर जो है यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर जो आपका मैसेज आएगा वो आपका यहाँ पर जो है डेबिट के नाम से आता है। जब भी आप पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर जो आपका मैसेज आएगा वो डेबिट के नाम से आएगा, डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट आएगा डेबिट के नाम से जो है आपका जो है अमाउंट यहाँ पर आपको मैसेज में आ जाता है कि योर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। जितना आपने निकाला होगा उतना आपको यहाँ पर आपको डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है। जब आपको कोई पैसा भेजता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है, या मान लीजिए आपकी सैलरी आती है, ठीक है, तो आपके जब अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट लिखा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से डेबिट क्रेडिट होता है, काम करता है कि अगर पैसा आएगा तो यहाँ पर देखिए अगर जो है पैसा जो है यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बैंक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ये बैंक, हम इसको बैंक बना लेते हैं, ठीक है, ये बैंक है। तो अगर बैंक में, अगर आपके बैंक में पैसा आएगा, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन पैसा जब बैंक से जाएगा, निकलेगा, तो वो डेबिट होगा, ठीक है। क्या होगा, डेबिट होगा। बस आपको एक वर्ड याद रखना है, जब पैसा आएगा हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब पैसा आएगा यानी लेनदारी होगी, जब पैसा आएगा तो वो क्रेडिट करेंगे और जब पैसा जाएगा तो उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तथा इन ऋणों की वापसी या देनदारी में यहाँ पर डेबिट करते हैं, इन यहाँ पक्षों को लिखा जाता है। तो ये दोनों ही पक्ष हमें लिखने पड़ते हैं, ठीक है। कि पैसा गया तो हम क्या करेंगे, पैसा जाएगा तो हम डेबिट कर देंगे, पैसा आएगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखते हैं हम बैंक पूंजी का प्रवाह। अब बैंक पूंजी का प्रवाह कैसे होता है, तो केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त बैंक पूंजी का आंतरिक प्रवाह जमा मद, ठीक है, क्रेडिट साइड में तथा बाद प्रवाह नाम मद यानी डेबिट साइड में शामिल होता है। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो बैंक पूंजी का प्रवाह होता है, अब यहाँ पर देखिए शब्द को आपको समझना है। शब्द क्या है, बैंक। आपको मान लीजिए एक बैंक की बात करें, एक बैंक हो गया, ठीक है, बैंक। उसके बाद पूंजी की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, पूंजी है, ये पूंजी है। मान लीजिए आपके पास पूंजी है, पैसे हैं,
तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, पूंजी है। अब प्रवाह का मतलब होता है बहना, मतलब आपका इसका मतलब यहाँ पर बहने से क्या मतलब होगा कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के पास पैसा आ गया, ठीक है, यहाँ पर इस व्यक्ति ने पैसा इस व्यक्ति को दे दिया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर प्रवाह हो गया इस पैसे का, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया, बहकर आ गया, मतलब एक तरह से प्रवाह का मतलब हो गया एक जगह से जब दूसरी जगह पर पैसा जाएगा तो उसे प्रवाह कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बैंक पूंजी का प्रवाह, तो बैंक के अंदर जो पूंजी है उसका प्रवाह हो रहा है, मतलब वो पूंजी बाहर जा रही है बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक के अंदर पूंजी है, हमारे बैंक के अंदर वो पूंजी बाहर जा रही है, बैंक से बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर बैंक से पैसा बाहर जा रहा है तो यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक को छोड़कर इस अतिरिक्त जो होता है अतिरिक्त बैंक, यहाँ पर जो है अतिरिक्त बैंक पूंजी का आंतरिक प्रवाह जमा मद, यानी हम क्रेडिट केंद्रीय बैंक की बात नहीं करेंगे, ठीक है। केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त यानी हम केंद्रीय बैंक को काट देते हैं, केंद्रीय बैंक नहीं, उसके अलावा कोई भी बैंक हो, ठीक है, कोई भी बैंक हो, केंद्रीय बैंक नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी बैंक हो, उसका आंतरिक प्रवाह जमा मद में यहाँ पर आएगा कि अगर कोई भी, ये केंद्रीय बैंक को छोड़ करके कोई भी बैंक हो, ठीक है, कोई भी बैंक हो, ठीक है, क्या है, कोई भी बैंक हो, अगर उसके अंदर पैसा आ रहा है तो बैंक वाले पैसे को क्या लिखेंगे, बैंक वाले पैसे को लिखेंगे क्रेडिट, क्या लिखेंगे, क्रेडिटेड, यहाँ पर क्रेडिटेड साइड में लिख देंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन बैंक से कहीं पैसा बाहर चला गया तो उसे हम क्या लिखेंगे, डेबिटेड लिखेंगे, ठीक है, डेबिटेड। तो यहाँ पर डेबिटेड लिख देंगे, यहाँ पर डेबिट कर दिया गया। तो बस आपको याद रखना है कि पैसा आएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, पैसा जाएगा बाहर जाएगा तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया, पैसा आएगा तो क्रेडिट है, पैसा जाएगा तो डेबिट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, आप इस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आपको और क्लियर होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डाउट हो जाएंगे और आप जो है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसकी जेब में, ठीक है, इसकी जेब में 100 रुपये का नोट है, कितना है, इसकी जेब में 100 रुपये का नोट है। अब ये जाता है, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे जो है बैंक काम कर रहा है, कैसे अब वो रिकॉर्ड कैसे करता है। अगर मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसकी जेब में कितना है, 100 रुपये का नोट। अब इसने 50 रुपये की खाने की कोई भी चीज़ खरीद ली, ठीक है, 50 रुपये इसने खर्च कर दिए, खाने का कोई भी सामान खरीद लिया। इससे क्या होगा, ये 100 का नोट इसके यहाँ से जेब से निकलेगा, तो इसके जेब से अब कितने चले गए, 100 में से 50 रुपये बाहर चले गए, जेब में से बाहर चले गए, मतलब इसके पास से पैसा बाहर गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि अगर पैसा बाहर चला गया तो वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट लिखेंगे। और अगर पैसा मान लीजिए इसने इस दोस्त से, इसको यहाँ पर 200 रुपये की ज़रूरत है और इस व्यक्ति ने यहाँ पर इससे 200 रुपये अपने दोस्त से ले लिए, यहाँ पर 200 रुपये की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ से 200 की ज़रूरत है, 100 रुपये और ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपये इसके पास आ रहा है, अब इसकी जेब में कितना है, 200 रुपये हो जाएंगे। जब 200 रुपये हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी जेब में क्या आया, पैसा वापस आया, पैसा आया मतलब क्रेडिट होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो पैसा आया मतलब क्रेडिट होगा, पैसा गया मतलब डेबिट होगा। तो आई होप क्लियर हो गया, पैसा आएगा तो क्रेडिट है, पैसा जाएगा तो डेबिट है, मतलब यहाँ पर पैसा जेब में आ रहा है। उसी तरह से अगर आप इसको बैंक की जगह रख के देखेंगे, अगर ये आदमी ना हो के बैंक होता तो बैंक के पास पैसा आता तो वो उसको क्रेडिट करती, बैंक के पास पैसा बैंक से जाता तो वो डेबिट करती है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बैंक का प्रवाह क्या होता है। उसके बाद सरकारी पूंजी का लेन देन। अब सरकारी पूंजी का लेन देन क्या होता है, सरकारी क्षेत्र द्वारा विदेशों से तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण की जमा खाते
यानी क्रेडिट साइड में तथा वापस किए हुए ऋणों के खाते डेबिट साइड में शामिल किए जाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सरकारी पूंजी का लेन देन होता है, ठीक है, जब हम एक आम आदमी करता है बैंक के साथ, तो उसका जो है आपको मैंने अभी बता दिया ऊपर कैसे बैंक प्रवाह करता है, उसका मनी का जो है पैसे का प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए सरकार करती है तो उसकी पूंजी का प्रवाह कैसे होगा, उसका लेन देन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए सरकारी क्षेत्र में अगर बात करें सरकारी क्षेत्र की, तो वहाँ पर क्या आता है विदेशों से, जो कि विदेशों से यानी दूसरे देशों से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण। यानी अब हमें क्या हुआ है यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए ये एक देश है और यहाँ पर एक देश है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सरकार है यहाँ की, इस देश की सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर विदेश से जो है ये विदेश हो गया, तो विदेश से पैसा, इस देश से पैसा क्या किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, यहाँ पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी देश के बाहर ही है एक, और यहाँ पर विदेशों से यानी दूसरे देशों से। तो यहाँ पर क्या हुआ विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है यहाँ पर प्राप्त ऋण की जमाएं जो होती हैं क्रेडिट की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ पैसा हमेशा, अब आपको क्या देखना है कि उधार लिया गया है ये मायने नहीं रखता है, बस आपको ये याद रखना है कि पैसा आएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, आंख बंद करके पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा, ये हमें पता है। लेकिन जब हम ऋण को वापस करेंगे, ये देश क्या करता है, ये दूसरे देश से यहाँ से पैसा उधार लेता है, तो ये अपने बैंक में, तो पैसा इसके बैंक में आएगा ना, जहाँ से अगर इस देश ने यानी देश ए ने देश बी से, यानी देश ए ने देश बी से पैसा उधार लिया है, तो ए के बैंक में पैसा जमा होगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर और दूसरा है, जब ये बैंक यहाँ पर ऋण लिया था, इससे बी से लिया था, तो अब ये ए क्या करेगा, बी को वापस करेगा पैसा। बी को जब वापस करेगा तो अब यहाँ से इस बैंक के अंदर से, इस देश के बैंक के अंदर से पैसा बाहर जाएगा, मतलब डेबिट लिखा जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया। इस तरह से सरकार भी काम करती है। तो दोनों ही यहाँ पर जो है बैंक की बात करें या सरकार की बात करें, बस आपको याद रखना है पैसा आएगा तो क्रेडिट करेंगे, पैसा जाएगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है सोने का लेन देन। अब सोना चांदी होता है, उसका जो है सोने का लेन देन, हम सोने का लेन देन कैसे करेंगे, जब एक देश का केंद्रीय बैंक, यानी एक देश है उसका जो केंद्रीय बैंक होता है, एक देश का केंद्रीय बैंक विदेशों से सोना खरीदता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये देश है और इस देश ने विदेश से यानी सोना खरीद के अपने देश में लेकर आएंगे, तो उसे भुगतान संतुलन की देनदारी पक्ष में लिखा जाएगा। तो इसको किस में लिखेंगे, अब देखिए हमने पैसे की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सोने का लेन देन हो रहा है। तो सोने का लेन देन जब होगा तो विदेशों से सोना खरीदा जा रहा है, कि यहाँ पर हमने ए देश ने बी देश से सोने को खरीद लिया है, पैसे दिए और सोना खरीद लिया। तो अब हम इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अब हम किस में लिखेंगे, तो इसे जो है भुगतान संतुलन के देनदारी पक्ष में, कौन सा पक्ष होगा, देनदारी पक्ष, मतलब देने वाला पक्ष में लिखेंगे। इसके विपरीत यदि सोना बेचा जाता है, ठीक है, देनदारी पक्ष में हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर याद रखो मैंने क्या कहा था, पैसा आएगा तो क्रेडिट करेंगे। अब देनदारी पक्ष क्या होता है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, देनदारी कि पैसा देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देनदारी मतलब डेबिट की बात कर रहा है कि पैसा देना है। ठीक है, तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर क्या है, जैसे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया, पैसा यहाँ पर सोना खरीदा, इस देश से क्या खरीद लिया, सोना खरीद लिया। सोना जब खरीद लिया तो इसमें क्या होगा, हमने सोना खरीदा तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सोना, हमारे पास सोना तो आ गया, देखिए हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पैसा दिया उसको, तो हमारे बैंक से पैसा गया, तो मतलब पैसा बाहर गया तो डेबिट हो गया। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत यदि सोना बेचेंगे, हम क्या करेंगे, सोना हमारे पास है, हम दूसरे देश को देंगे, उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, पैसा हमारे बैंक में जमा होगा, इसका मतलब वो क्रेडिट होगा। ठीक है, क्रेडिट मतलब यहाँ पर आ गया सोना। इसके विपरीत यहाँ पर यदि सोना बेचेंगे तो उससे जो संतुलन होता है उसमें क्या पक्ष में, लेनदारी पक्ष में लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये क्रेडिट में लिखा जाएगा।
क्रेडिट, पैसा आ रहा है इसलिए। उसके बाद अन्य विधियां भी हैं। उपरोक्त मदों से यहाँ पर मदों के अतिरिक्त सभी प्रकार की सरकारी प्राप्तियों को जमा पक्ष में क्रेडिट तथा सभी प्रकार के भुगतानों के नाम को पक्ष यानी भुगतान के नाम पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी प्राप्तियां हैं सबको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे और बाकी को हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरी साइड। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। हमने क्या क्या देखा, देखिए यहाँ पर हमने इस वीडियो में यहाँ पर अभी देखा कि पूंजी खाता क्या होता है। पूंजी खाता ऐसा खाता होता है जो भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो है वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। मतलब इसके अंदर जो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लिखी जाती है। जो भी लेन देन होते हैं, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो या छोटे समय के लिए हो या लंबे समय के लिए हो, सभी को रिकॉर्ड किया जाता है इस खाते के अंदर। ठीक है, लेकिन इस खाते से क्या होता है, यहाँ पर जो उत्पादन आय है और रोजगार है उस पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी मदों की बात करें तो मद क्या क्या होती है, मतलब इसमें कंपोनेंट अगर मद की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर निजी विदेशी ऋण का लेन देन। हम यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमने ऋण लिया है, ठीक है, पैसे उधार लिए हैं, तो सीधी सी बात है पैसे अगर उधार लेंगे या उधार देंगे तो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर दूसरे देश से हमने क्या किया है, पैसा बैंक में, अब हमारे पास जो है हमने पैसा उधार लिया है या फिर हमारे पास पैसा हमने उधार दिया है, इससे क्या होगा, हमारे बैंक में किस तरह प्रवाह होगा, हमारे बैंक में पैसा आएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, हमारे बैंक से पैसा जाएगा तो हम डेबिट करेंगे। उसके बाद हम सरकार की बात करते हैं। सरकार कैसे लेन देन करेगी, सरकार में भी क्या है, सरकार के बैंक में अगर पैसा आता है तो वो क्रेडिट कर देगी, सरकार के बैंक से पैसा जाएगा तो वो डेबिट कर देगी। उसी के बाद सोने का लेन देन है। अगर हम सोना बेच देंगे, बेचने से क्या होगा, जब हम बेच देंगे तो हमें पैसा मिलेगा तो हमारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम सोना खरीदेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जब हम पैसा देंगे तो हमारा जो है बैंक खाली होगा, पैसा बाहर जाएगा तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके अन्य विधियां भी हैं कि बस जो भी अगर हमें कोई प्राप्त होती है, कोई भी चीज़, जो सभी प्राप्तियां होती हैं तो जमा पक्ष में लिखेंगे, यानी क्रेडिट। तो जमा पक्ष होता है तो वो क्रेडिट साइड वाला होता है। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये नेक्स्ट वाला टॉपिक है भुगतान शेष में संतुलन, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी तो आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं, कोई भी डाउट नहीं है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12th और 11th की इकोनॉमिक्स मिल जाएगी और साथ में मैथ और जो है साइंस की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो जो है आप इससे अपनी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।